हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ सुहेल क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। और हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हमने कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू किया था और उसकी पूरी एनाटमी हमने क्लियर करी थी। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल और oogenesis की बात करते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। इससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक कंप्लीट डायग्राम बना दूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब जिस लेवल पे जुड़ती हैं उससे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं फंडस। ये यूट्रस, और यूट्रस जिस ओपनिंग से खुलता है वजाइना में उसको कहते हैं सर्विक्स। हमको पता है कि यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहरी वाली पेरीमेट्रियम, अंदर जो मस्कुलर लेयर होती है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर हाईली वास्कुलर लेयर होती है जो हर महीने ब्लीडिंग के साथ शेड होती है, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। इम्प्लांटेशन भी एंडोमेट्रियम में होता है, शेडिंग भी हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम की होती है। और ये हाईली वास्कुलर, यानी इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो ये है एंडोमेट्रियम। तो ये था पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। और आपको पता है कि दोनों साइड में एक एक ओवरी होती है, आलमंड शेप की होती है, फ्लैट होती है, 15 ग्राम की होती है। दिस इज ओवरी। और ओवरी इससे यूट्रस से जिस लिगामेंट से जुड़ती है उसको कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। तो अब हम शुरू करते हैं आगे का आज का टॉपिक, जो कि हमारा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ब्लीडिंग फेज होता है और 28 दिनों का ये साइकिल होता है, तो कुछ चेंजेस यूट्रस में होते हैं और कुछ चेंजेस ओवरी में होते हैं। ओवरी में होने वाले चेंजेस को ओवेरियन साइकिल और यूट्रस में होने वाले साइकिल को चेंजेस को यूट्राइन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ब्लीडिंग क्योंकि एंडोमेट्रियम शेड होती है, ब्लीडिंग यूट्रस से होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या यूट्राइन साइकिल में ब्लीडिंग फेज या मेंसेस फेज होता है। ओवरी से ब्लीडिंग नहीं होती, इसलिए दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है लेकिन ओवेरियन साइकिल में ब्लीडिंग फेज नहीं होता। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं शॉर्ट में इसको लिख रहा हूँ MC, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसकी खास बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स कौन कौन होते हैं? प्राइमेट्स होते हैं ह्यूमन, एप्स, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। ह्यूमन, एप्स, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, दीज आर प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, हर महीने ब्लीडिंग होती है। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, इनमें एस्ट्रस साइकिल या हीट पीरियड होता है, हीट साइकिल होता है। इनमें हर महीने ब्लीडिंग नहीं होती, मेंसेस नहीं होता, इसलिए उसे हम हीट पीरियड कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स में मिलता है। दूसरा, ये प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है, और प्यूबर्टी पर जो पहला पीरियड होता है स्टार्ट, उसको कहते हैं मेनार्की। यानी स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्की, जो कि प्यूबर्टी पर होता है। और 11 से 13 साल की उम्र में ये प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो मेनार्की स्टार्ट होता है। उसके बाद लगभग 45 से 50 साल की एज में आते आते मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, और सिजेशन या स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज, जो कि 45 से 50 साल में हो जाता है, कईयों में 55 साल तक भी दिया है। ठीक है, तो क्लियर है कि फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, फीमेल जो फर्टाइल होती है, वो मेनार्की से मीनोपॉज के बीच में होती है, यानी प्यूबर्टी से लेकर मीनोपॉज तक होती है। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस यूट्रस में होते हैं, इसलिए इसे यूट्राइन साइकिल भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को यूट्राइन साइकिल भी कहते हैं। इसमें 4 फेजेस होते हैं, याद रखिएगा। इसमें 4 फेजेस होते हैं, जबकि ओवेरियन साइकिल में 3 फेज होते हैं, क्योंकि ओवेरियन साइकिल में ब्लीडिंग फेज नहीं होता। सबसे पहला
ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज होता है जिसे मेंसेस भी कहते हैं, इसमें ब्लीडिंग होती है और ये 1 से 4 दिन का होता है, 1 से 4 दिन। दूसरा फेज होता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज ये होता है 5 से 13 दिन तक। उसके बाद होता है ओव्यूलेशन, एग रिलीज होता है और ओव्यूलेशन होता है 14th डे। अभी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और आखिरी फेज होता है सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज, और ये होता है 14वें दिन से 28वें दिन तक। क्योंकि नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 28 दिन का, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि किसी भी फीमेल कैंडिडेट में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका पीरियड फिक्स ना हो। 28 से कम का भी हो सकता है और 28 से ज़्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली देखा गया है कि 22 से 35 दिन तक का वेरिएशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में, जिसका एवरेज हम लेके चलते हैं 28 डेज। स्टार्टिंग जो होती है वो ब्लीडिंग जिस दिन स्टार्ट होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे होता है। याद रखिएगा कि जब हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी काउंट करते हैं तो हमें लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की फर्स्ट डेट पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट डेट उसको कहते हैं जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो होता है 28 दिन का। ये पहला दिन, ये 28वां दिन और बीच में इसका मिड 14th डे, ठीक है। सबसे पहले होता है ब्लीडिंग फेज़ या मेंसेस फेज़, जो कि 1 से 4 दिन तक होता है, लगभग 1 से 4 दिन तक ये है ब्लीडिंग फेज़। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत यानी काउंट, जब आप आगे चल के अभी पढ़ेंगे कि सेफ पीरियड अनसेफ पीरियड क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की काउंटिंग कहाँ से करते हैं। जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, मेंसेस स्टार्ट होते हैं, उस दिन को हम फर्स्ट डे कहते हैं और ये लगभग 1 से 4 दिन तक रहती है। उसके बाद आता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज में जो एंडोमेट्रियम शेड हुई है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम शेड हुई, उसके बाद जो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग ख़त्म हो गई वो दोबारा से प्रोलिफरेट होती है, दोबारा से रिब बनती है और ओव्यूलेशन तक बढ़ती है और इसको कहते हैं हम प्रोलिफरेटिव फेज। 14वां दिन जो आता है वो होता है ओव्यूलेशन का। इस दिन एग रिलीज़ होता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। मैं पिछले वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ओव्यूलेशन के लिए लास्ट से 14 दिन कांस्टेंट होते हैं, शुरू से 14 दिन कांस्टेंट नहीं होते। जैसे यदि किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन का है तो उसमें ओव्यूलेशन 14वें दिन नहीं होगा, उसमें ओव्यूलेशन 35 में से 14 माइनस करेंगे तो 35 माइनस 14 21st डे होगा। और ओव्यूलेशन का दिन जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि बर्थ कंट्रोल मेथड में एक कैलेंडर मेथड आता है जिसमें हम सेफ और अनसेफ पीरियड का कैलकुलेशन करते हैं और उसके लिए हमें डे ऑफ ओव्यूलेशन बहुत ज़रूरी है जानना। ओव्यूलेशन के बाद सिक्रीटरी फेज आता है। ओव्यूलेशन के बाद सिक्रीटरी फेज आता है जिसमें कॉर्पस लूटियम बन जाता है और कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, इसलिए इसे सिक्रीटरी फेज कहते हैं। एक जल्दी से हम क्विक रिव्यू करते हैं। कल हमने बात करी थी पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि यूट्रस में क्या होता है। यूट्रस में पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम सबसे वास्कुलर लेयर है जो कि शेड होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और साइमल्टेनियसली यदि हम ओवरी में देखें तो ओवरी में क्या होता है, ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। 14th डे पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है जो मैच्योर होता है। अल्टरनेट डे पे शेडिंग होती है, अल्टरनेट मंथ में शेडिंग होती है। एक महीने में राइट से ओवरी से एग आता है तो दूसरे महीने में लेफ्ट ओवरी से एग आता है और इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन के तुरंत बाद ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस लूटियम में और कॉर्पस लूटियम अब आगे रहेगी या नहीं रहेगी ये डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन पर। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है
तो कॉर्पस लुटियम अगले 9 महीने तक बनी रहती है और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो 9वें दिन से इसका रिग्रेशन, इसका डीजनरेशन स्टार्ट होता है, और 9वें दिन से कॉर्पस लुटियम के बनने से, और 14वें दिन तक आते आते इसका डिजनरेशन कंप्लीट होता है और ये एक स्कार के फॉर्म में रह जाती है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। तो उस नॉलेज के साथ यदि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझें तो यूट्रस में ब्लीडिंग होती है। जिस दिन फर्स्ट डे होता है उसे हम पहला दिन काउंट करते हैं जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ये लगभग 1 से 4 दिन तक होती है, और इसमें जो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग है वो धीरे धीरे, क्योंकि क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम शेड हो रही है, तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसमें पूछा जाता है कि सबसे पतली एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर सबसे थिनेस्ट एंडोमेट्रियम किस दिन होगी? जस्ट आफ्टर ब्लीडिंग। जिस दिन ब्लीडिंग खत्म हो रही है उस दिन एंडोमेट्रियम सबसे पतली होगी, और सबसे मोटी कब होगी? जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुई होगी उस दिन सबसे मोटी होगी। अब यहाँ पर एंडोमेट्रियम खत्म हो गई है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत पतली रह गई है, तो अब उसको आगे ओव्यूलेशन होना है। ओव्यूलेशन के बाद यदि फर्टिलाइज होता है तो ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट करने के लिए एंडोमेट्रियम का थिक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम बनना शुरू होती है और प्रोलिफरेट होती है, प्रोलिफरेशन होता है। इस प्रोसेस को प्रोलिफरेशन कहते हैं, इसलिए इस फेज़ को कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़। 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है, रप्चर हो जाती है, ओव्यूलेशन होता है, और उसके बाद वो कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट होकर प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है यूट्रस को शांत करना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन को रोकना, ताकि आने वाला ब्लास्टोसिस्ट आराम से इम्प्लांट हो जाए और अगले 9 महीने तक बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी अबॉर्शन के जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें फीटस में डेवलप हो सके। ठीक है, इसको मैं यदि आपको दिखाऊं एंडोमेट्रियम के रेस्पेक्ट में, ये फर्स्ट डे, ये 14th डे, ये 28th डे, और आपका ये 1 से 4 दिन ब्लीडिंग हुई। तो एंडोमेट्रियम की हम बात करें तो एंडोमेट्रियम यहाँ स्टार्टिंग में सबसे थिक थी, लेकिन यहाँ आते आते शेड हुई और उसकी जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। यानी सबसे थिनेस्ट एंडोमेट्रियम कब होगी? जिस दिन ब्लीडिंग खत्म होती है। उसके बाद फिर से ये शुरू होता है बनना, और ओव्यूलेशन के दिन ये बढ़ती है, और उसके बाद भी क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ये है तो ये वापस उसी लेवल तक जाएगी जहाँ पर थी, और 28वें दिन तक ये बढ़ती है। तो इसको, क्योंकि यहाँ पर ये हो रहा है प्रोलिफरेशन हो रहा है, इसलिए इस फेज को कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। यहाँ पर ओव्यूलेशन हुआ और उसके बाद कार्पस लुटियम ने प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट किया, इसलिए इसे कहते हैं सिक्रीटरी फेज। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 1 से 4 तक ब्लीडिंग फेज, 4 से 14 तक, या कह लीजिए 15 से 14 तक प्रोलिफरेटिव फेज, 14वें दिन होता है ओव्यूलेशन, और 14 से 28 दिन तक होता है सिक्रीटरी फेज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं हार्मोन लेवल की। याद रखिएगा, ब्लीडिंग फेज में सारे के सारे हार्मोन्स का लेवल बहुत कम होता है, चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन हो, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, चाहे FSH हो, चाहे LH हो, सारे के सारे हार्मोन्स का लेवल डाउन होता है ब्लीडिंग फेज में। अब एंडोमेट्रियम शेड हो गई, ठीक है, अब ये प्रोलिफरेट हो रही है, और साइमल्टेनियसली वहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो रही है। आपको पता है कि ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने के लिए FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त यहाँ पर कौन से हार्मोन की अधिकता होगी प्रोलिफरेटिव फेज में? FSH। और क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल की मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल्स, ग्राफियन फॉलिकल की मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल्स एस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं, हमने कल बात की थी, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई होगा। ठीक है, उसके बाद LH यहाँ पर हाई होता है, लेकिन LH की सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है वो 14वें दिन पर होती है, और 14वें दिन से भी एक्चुअली यदि कैलकुलेट करें तो 14th डे से 9 आवर्स, 9 घंटे लगभग पहले LH की मात्रा बहुत बहुत बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं LH सर्ज। और इस LH सर्ज के कारण जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होती है वो रप्चर हो जाती है, उसमें से एग निकल जाता है, और इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन किसकी वजह से होता है? LH सर्ज की वजह से। उसके बाद ओव्यूलेशन हो गया, आपका जो ग्राफियन फॉलिकल थी यहाँ तक
वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो गई और कॉर्पस लूटियम ने शुरू किया क्या बनाना, प्रोजेस्टेरॉन। तो सिक्रीटरी फेज में सबसे ज़्यादा लेवल होता है प्रोजेस्टेरॉन का। तो आपको यहाँ पे मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि ब्लीडिंग फेज में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच सभी का लेवल कम होता है। प्रोलिफरेटिव फेज में जो मेन हार्मोन होता है वो होता है एफएसएच और एस्ट्रोजन लेवल भी हाई होता है। ओव्यूलेशन का कारण होता है एलएच हार्मोन की अधिकता, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं। और सिक्रीटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है, क्योंकि ये वो फेज है कि यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन होना है, यूट्रस को शांत रखना है और मेंसेस ना हो आगे, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन के कम होने पर ब्लीडिंग हो जाती है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी में कौन से हार्मोन का लेवल कम हो जाए तो मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो इट इज़ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो एंडोमेट्रियम थिनेस्ट होती है जस्ट आफ्टर ब्लीडिंग। ओव्यूलेशन के वक्त इसकी थिकनेस होती है लगभग 5 से 6 मिलीमीटर। ओव्यूलेशन एलएच सर्ज की वजह से होता है, एलएच हार्मोन बढ़ जाता है। और इफ़ ओव्यूलेशन डज नॉट अकर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, यदि किसी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होती, तो उसे अनओव्यूलेटरी साइकिल कहते हैं। तो अनओव्यूलेटरी साइकिल का मतलब होगा कि बिना ओवम के साइकिल। लाइफ ऑफ ओवम 2 से 3 दिन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि एग की जो लाइफ होती है वो होती है 2 से 3 दिन। और आपको पता है कि लाइफ ऑफ स्पर्म कितनी थी, 2 दिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चल के आपको सेफ पीरियड, अनसेफ पीरियड, कैलेंडर मेथड के कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। आपको याद रखना है कि लाइफ ऑफ एग होती है 2 से 3 दिन और स्पर्म की लाइफ होती है 2 दिन। ठीक है, उसके बाद ब्लीडिंग जो होती है वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल के कम होने की वजह से होती है। और मेंस्ट्रुअल ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं होता, याद रखिएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट नहीं होता। बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है सिक्रीटरी फेज में, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से बॉडी का जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। पीक लेवल ऑफ एलएच को हम एलएच सर्ज कहते हैं, और अभी हमने बात करी कि ये ओव्यूलेशन से लगभग 9 घंटे पहले होता है। एलएच सर्ज एक्चुअली में एस्ट्रोजन की वजह से होता है। बॉडी में यदि एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है तो एलएच सर्ज होता है और ओव्यूलेशन होता है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कई आपने देखा होगा कि कई फीमेल कैंडिडेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से कुछ दिन पहले कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं और बड़े एब्सर्ड से चेंजेस होते हैं, जिससे मूड ख़राब होता है, मूड चेंजेस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसको हम कहते हैं दिस इज़ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये लगभग 20 से 30% फीमेल्स में होता है, लगभग सभी में नहीं होता। इसमें मिलता है एक्ने, एक्ने का मतलब मुहासे हो जाते हैं। टेंडर ब्रेस्ट, टेंडर ब्रेस्ट का मतलब है कि जो ब्रेस्ट है उसमें तनाव हो जाता है, वो टाइट हो जाती है ब्रेस्ट। ब्लॉटिंग, पेट फूल जाता है। इरिटेबिलिटी, जो फीमेल कैंडिडेट है वो इरिटेबल हो जाती है, ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। और मूड चेंजेस, बहुत तेज़ी से मूड चेंजेस होते हैं। तो ये जो लक्षण है ये 20 से 30% लेडीज़ में मिलते हैं और इनको हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसे कहा जाता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अच्छा, मोस्ट फर्टाइल पीरियड, अब हम बात करते हैं सेफ और अनसेफ पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये फर्स्ट डे, ये 14th डे ओव्यूलेशन और ये 28 डे। याद रखिए, हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं जो कि 28 डेज़ का होता है। यदि किसी वजह से किसी फीमेल का 35 डेज़ का है तो उसमें से 14 माइनस करेंगे तो ओव्यूलेशन होगा 21st डे को। और यदि 40 डे का 40 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इसका ओव्यूलेशन होगा 26वें दिन। आपको ओव्यूलेशन का डे ज़रूर याद रखना है। तो नॉर्मल साइकिल के लिए हम बात करें तो ये हो गया ओव्यूलेशन 14वें दिन। आपको पता है कि एग की जो लाइफ होती है वो 2 से 3 दिन होती है। तो यदि एग यहाँ पे रिलीज़ हुआ तो वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कहाँ तक रहेगा, 17th डे, 14 और 3 17 दिन तक जिंदा रह सकता है।
और आपको पता है कि स्पर्म की जो लाइफ होती है वो लगभग 2 दिन होती है। तो इसका मतलब यदि 12वें दिन भी कोइटस या कॉपुलेशन हुआ है तो 14वें तक, ओवुलेशन के दिन तक स्पर्म अंदर लाइव रहेंगे, जिंदा रहेंगे और फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लगभग 12 से 17 दिन तक मेंस्ट्रुअल पीरियड के ओवुलेशन होने पर और स्पर्म की एंट्री होने पर 12 से 17 दिन तक ही चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो, कंसेप्शन हो, बच्चा ठहर जाए। इसके इधर और उधर चांसेस नहीं होते। हम रिस्क ना लेते हुए एक आध दिन और आगे पीछे कर लेते हैं तो नॉर्मली ये माना जाता है 10 से 17। याद रखिए 10 से 17 ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। इसे हम कहते हैं मोस्ट फर्टाइल पीरियड। 10 से 17 तारीख तक या 10वें दिन से 17वें दिन तक जो वो है, उस पीरियड को कहा जाता है मोस्ट फर्टाइल पीरियड, बिकॉज द चांसेस ऑफ कंसेप्शन इज़ वेरी हाई इन दिस पीरियड। कंसेप्शन के चांसेस, बच्चा ठहरने के चांसेस इस पीरियड में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके पहले यानी पहले दिन से 10वें दिन तक और 17वें दिन से 28वें दिन तक कंसेप्शन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। इसलिए यदि हम बर्थ कंट्रोल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली को हम प्लान करें, हमारे 2 या 1 ही बच्चा हो, तो हम जब बर्थ कंट्रोल के मेथड की बात करेंगे आगे चलकर, तो इस पीरियड को ये और ये यानी 1 से 10 दिन और 17 से 28 दिन, इनको हम कहेंगे सेफ पीरियड। सेफ पीरियड का मतलब है कि द पीरियड इन विच वी डू नॉट नीड एनी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। हम किसी भी प्रोटेक्शन को यूज़ किए बिना कॉपुलेशन में जा सकते हैं और हमें कोई डर नहीं होगा कि कंसेप्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन 10 से 17 तारीख तक या 10 से 17वें दिन तक मोस्ट फर्टाइल पीरियड है और यहाँ पर यदि हमने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया तो कंसेप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस पीरियड को कहते हैं अनसेफ पीरियड। दिस इज़ अनसेफ पीरियड। तो जो मोस्ट फर्टाइल पीरियड है वही अनसेफ पीरियड है और उसके इधर और उधर ये जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं सेफ पीरियड। यदि किसी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही ना, मेंसेस हो ही ना, ब्लीडिंग हो ही ना, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एमेनोरिया। उसे हम कहते हैं एमेनोरिया। मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग ना होने की कंडीशन को कहा जाता है एमेनोरिया। और याद रखिएगा कि मोस्ट कॉमन कंडीशन ऑफ एमेनोरिया इज़ प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में 9 महीने तक फिर मेंसेस नहीं होते। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब बच्चा हो जाता है और बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की अधिकता के कारण भी मेंसेस बंद होते हैं। लगभग एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती। तो वो 6 महीने जो ब्लीडिंग नहीं होती उसको हम कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब है कि वो एमेनोरिया जो कि माँ के बच्चे को दूध पिलाने की वजह से हो रहा है। एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक आप कोई प्रोटेक्शन यूज़ करें या ना करें, लैक्टेशनल एमेनोरिया की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेंसेस नहीं होगा और कंसेप्शन के चांसेस नहीं होंगे। तो यदि ब्लीडिंग नहीं हो रही तो उसे कहते हैं एमेनोरिया। यदि ब्लीडिंग में पेन होता है, पेनफुल ब्लीडिंग है, पेनफुल मेंसेस हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं डिसमेनोरिया। नॉर्मल ब्लड फ्लो जो होता है वो लगभग 30 से 40 ml पर डे होता है। मेंस्ट्रुएशन में जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है वो होता है 30 से 40 ml पर डे। यदि 10 ml से कम है यानी बहुत कम हो रहा है तो उसे हम कहते हैं हाइपोमेनोरिया। और यदि 50 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम कहते हैं पॉलीमेनोरिया। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, कभी 28 दिन, कभी 25 दिन, कभी 22 दिन, कोई फिक्स नहीं है, तो इसे हम कहते हैं मेट्रोरेजिया। याद रखिएगा, इर्रेगुलर ब्लीडिंग को टर्म दिया जाता है मेट्रोरेजिया। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमेनोरिया इज प्रेगनेंसी, अभी हमने बात करी। उसके बाद यदि हमें ये समझ में आ गया है कि ओव्यूलेशन LH की वजह से होता है, प्रोलिफरेटिव फेज़ में FSH ज़्यादा होता है और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटरी फेज़ में ज़्यादा होता है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब तक बॉडी में हाई रहता है तब तक ब्लीडिंग नहीं होती। तो इस कंसेप्ट का या इस तथ्य का हम यूज़ करते हैं
कंट्रासेप्टिव पिल्स बनाने में, जिन्हें हम कहते हैं OCP। OCP का मतलब होता है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, हिंदी में बोलेंगे गर्भ निरोधक गोलियां। आपने देखा होगा कि जो OCP या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है मिनी पिल और एक होती है कंबाइंड पिल। कंबाइंड पिल, आप खुद सोच के देखिए, आप चाहते हैं कि मेंसेस ना हो, ब्लीडिंग ना हो, तो आप कौन से हार्मोन का लेवल बॉडी में बना के रखना चाहेंगे ज़्यादा? ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ऐसा हार्मोन है जब तक उसका लेवल हाई रहेगा मेंसेस या ब्लीडिंग नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा मेंसेस शुरू हो जाएंगे। तो OCP जो होती हैं वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती हैं, ओव्यूलेशन नहीं होने देती। और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल में एसेंशियल कंपोनेंट क्या होगा? याद रखिए, एसेंशियल कंपोनेंट होगा प्रोजेस्टेरॉन। अब दो तरह की OCPs होती हैं, एक मिनी पिल और एक कंबाइंड पिल। यदि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन, तो उसे हम कहते हैं मिनी पिल। इसीलिए मिनी पिल में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसलिए मिनी पिल को प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल भी कहा जाता है। और यदि हम प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन यूज़ करते हैं तो उसे कहा जाता है कंबाइंड पिल। एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, एस्ट्रोजन हो या ना हो, प्रोजेस्टेरॉन का होना ज़रूरी है यदि आप चाहते हैं कि मेंसेस ना हो। तो प्रोजेस्टेरॉन का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेस्टेरॉन एक अनिवार्य कंपोनेंट है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का। मिनी पिल्स में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है और कंबाइंड पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन होता है। याद रखिएगा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन यूज़ किया जाता है इन पिल्स में, और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का नाम है लेवेनोजेस्ट्रॉल। इट इज़ लेवेनोजेस्ट्रॉल। और एस्ट्रोजन जो यूज़ होता है वो उसकी मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है, आप सबको पता है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी, एस्ट्रेडियोल। एस्ट्रेडियोल। तो इसका मतलब मिनी पिल्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? लेवेनोजेस्ट्रॉल, और कंबाइंड पिल में होता है एस्ट्रेडियोल। एक चीज़ आजकल आपने सुना होगा, अनवांटेड 72 या आई पिल या इमरजेंसी पिल। इमरजेंसी पिल वो होती है कि मान लीजिए आपने कॉइटस या कॉपुलेशन में भाग लिया और प्रोटेक्शन यूज़ करना भूल गए और आप चाहते हैं कि कंसेप्शन ना हो, तो आप फिर चाहेंगे कि मेंसेस हो जाए, मेंसेस रुके नहीं, क्योंकि जो भी इम्प्लांटेशन के चांसेस हैं या जो भी ओवम है वो मेंसेस के साथ बाहर आ जाए। तो आप वहाँ पे कौन सा हार्मोन देते हैं? लेवेनोजेस्ट्रॉल। एक गोली देते हैं, सिंपल सिंगल गोली। तो जब तक उसका लेवल बॉडी में रहता है मेंसेस नहीं होते, लेकिन जैसे ही उसका लेवल कम होता है तुरंत मेंसेस होते हैं, और जो भी इम्प्लांटेशन भी हुआ है या जो भी है ओवम वो बाहर आ जाता है। तो इसे कहते हैं हम इमरजेंसी पिल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कौन कौन से क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल लेवल ऑफ LH और एस्ट्रोजन कब हाईएस्ट होते हैं? इसका मतलब LH का लेवल सबसे ज़्यादा पूरे साइकिल में कब हाईएस्ट होता है? 14th डे, क्योंकि उसे ओव्यूलेशन कराना होता है, जिसे LH सर्ज कहते हैं। हार्मोन्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन प्रोड्यूस करता है? आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 हार्मोन चाहिए होते हैं, LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। LH और FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और एस्ट्रोजन ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ ओवरी या ग्राफियन फॉलिकल, और प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम से। तो इसका मतलब ये दोनों तो ओवरी से रिलीज होते हैं और LH और FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। LH इंड्यूस करता है ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर को, ग्राफियन फॉलिकल के फटने को, ताकि ओव्यूलेशन हो सके। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि FSH, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन में सबसे पहले कौन आता है और सबसे बाद में कौन आता है? आप खुद सोच सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या होगा? FSH आएगा। क्यों? क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH आया, FSH आया तो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगी। जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगी तो वहाँ पे ग्रैन्युलोसा सेल्स बनेंगी और मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा से एस्ट्रोजन आएगा। उसके बाद ओव्यूलेशन होने के बाद ये कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में करेक्ट जो सीक्वेंस होगा हार्मोन्स का, FSH सबसे पहले, फिर एस्ट्रोजन और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि फीमेल्स में टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है। आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। लेकिन टेम्परेरी का मतलब है बार बार बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। तो हर महीने ब्लीडिंग होती है, ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन के बाद ग्रेफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है? कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन। तो इसका मतलब फीमेल्स में पाया जाने वाला टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है कॉर्पस लूटियम। ठीक। अब यदि हम हार्मोन्स की बात करें, मैं एक डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगा। ये है फर्स्ट डे, ये है 28 डे, और ये है ओव्यूलेशन का डे 14th डे। नॉर्मल साइकिल में 14th डे पर LH ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। तो सबसे पहली बात, यदि मैं LH की करूं तो LH शुरू में कम होता है और ओव्यूलेशन से जस्ट 9 घंटे पहले इसका लेवल हाई होता है और फिर ये गिर जाता है। तो ये रेड कलर से मैंने दिखाया है LH। इसका मतलब ब्लीडिंग फेज यहाँ तक होता है 4 दिन तक। ब्लीडिंग फेज में LH कम, प्रोलिफरेटिव फेज में LH कम, लेकिन ओव्यूलेशन से जस्ट पास में या ओव्यूलेशन के जस्ट वे 14वें दिन इसका लेवल बहुत हाई होता है, जिसे हम कहते हैं LH सर्ज। और ओव्यूलेशन कराने के बाद फिर से LH का लेवल घट जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं FSH की। FSH भी इसके साथ साथ बढ़ता है और इसके साथ साथ ही घटता है। इस तरीके से नीले कलर से मैं दिखा रहा हूँ FSH। तो FSH का वेरिएशन भी बिल्कुल वैसे ही होता है जो इस तरीके से है, लेकिन FSH धीरे धीरे सबसे ज़्यादा किस में है? प्रोलिफरेटिव फेज में। उसके बाद FSH की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। और यदि मैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करूं, यदि मैं इसी सीक्वेंस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करूं, तो याद रखिएगा ब्लीडिंग फेज में तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सभी कम होते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे हम नहीं दिखा रहे क्योंकि ब्लीडिंग फेज में नहीं है, लेकिन उसके बाद एस्ट्रोजन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक प्रोलिफरेटिव फेज में मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल्स बन रही हैं और वो सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है और उसके बाद इधर एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है। और आपको पता है कि सिक्रीटरी फेज में ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम बनता है जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत कम होता है और सिक्रीटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये है प्रोजेस्टेरोन और ये है आपका एस्ट्रोजन। तो अब मैं यदि आपसे पूछूं कि जो 4 फेज होते हैं ब्लीडिंग फेज में, कौन कौन से हार्मोन का लेवल क्या होता है? FSH कम, LH कम, एस्ट्रोजन कम, प्रोजेस्टेरोन कम। चारों के चारों हार्मोन्स का लेवल बहुत कम होता है ब्लीडिंग फेज में। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज की यदि मैं बात करूँ तो प्रोलिफरेटिव फेज में कौन से हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा होता है FSH और LH का भी ज़्यादा होता है। और ओव्यूलेशन के दिन यदि हम बात करें तो ओव्यूलेशन के दिन सबसे ज़्यादा हार्मोन का लेवल किसका होता है? LH का, जिसे LH सर्ज कहते हैं। और इसी की वजह से ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होकर ओव्यूलेट करती हैं। और इसके बाद होता है क्या? आपका सिक्रीटरी फेज। और सिक्रीटरी फेज में आप देख रहे हैं बाकी सारे हार्मोन्स तो कम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लेवल किसका है? प्रोजेस्टेरोन का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हार्मोन लेवल्स या हार्मोन्स के बारे में भी कुछ समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम बात कर रहे हैं ओवेरियन साइकिल की। ओवेरियन साइकिल, जैसे यूट्रस में चेंजेस होते हैं 28 दिनों के अंदर, सिमिलरली चेंजेस होते हैं ओवरी में। उस दिन हमने बात करी थी अपने पिछले वीडियो में, ये थी ओवरी, जिसके 2 पार्ट हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। सारे के सारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? सारे के सारे फॉलिकल्स कॉर्टेक्स में होते हैं। और प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल। सबसे ज़्यादा नंबर होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल का और सबसे कम होता है आपके ग्रेफियन फॉलिकल का। याद रखिएगा कि ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर बहुत सारी होती हैं, लेकिन रप्चर एक ही होती है और अल्टरनेट होता है
एक महीने राइट साइड की रप्चर होगी तो दूसरे महीने लेफ्ट साइड की ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते ही बाहर क्या आया, ओवम बाहर आया। इस प्रोसेस को हमने कहा ओव्यूलेशन। और जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया आपकी ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गई, कॉर्पस लूटियम, और क्या सिक्रीट करने लगी, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टेजेस मैच्योर हो रही हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुई। तो यहाँ से यहाँ तक तो सबसे पहला फेज क्या होगा, फॉलिकल्स मैच्योर हो रही हैं, इसलिए फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज याद रखिए, ओवरी में ब्लीडिंग नहीं होती, इसलिए ओवरी में मेंस्ट्रुअल साइकिल में या ओवेरियन साइकिल में मेंसेस या ब्लीडिंग नहीं होती, ब्लीडिंग फेज नहीं होता। सबसे पहले ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैच्योर हो रहा है, इसलिए फॉलिकल्स मैच्योर हो रही हैं, इसलिए इसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज। और आपको पता है कि फॉलिकल्स को मैच्योर करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, FSH। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज किसके अंडर में होता है, FSH। उसके बाद जब फॉलिकल्स मैच्योर हो रही हैं तो यहाँ पर LH बढ़ा और LH ने क्या करा दिया, ओव्यूलेशन। तो ये हुआ LH के अंडर में ओव्यूलेशन, जो कि सेकेंड फेज है। और थर्ड फेज क्योंकि कॉर्पस लूटियम बन गई इसलिए उसे कहते हैं लूटियल फेज, इसलिए उसे कहते हैं लूटियल फेज। और लूटियल फेज में क्योंकि कॉर्पस लूटियम बन चुकी है तो क्या हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन। तो यूट्रस में होने वाले चेंजेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवरी में होने वाले चेंजेस को हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं। वहाँ 4 फेज थे, यहाँ 3 फेज हैं, लेकिन यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज जो होता है वो नहीं होता। अब हम कुछ हार्मोन्स की बात करते हैं। सबसे पहले FSH, जो फीमेल्स में हार्मोन्स पाए जाते हैं, FSH, इसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेल में, लड़कों में क्या काम होता है, सबको पता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करके स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं, स्पर्म बनाते हैं। और फीमेल में ये ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर करवाते हैं। तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेल्स में काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल्स में काम होता है टू मैच्योर द ग्राफियन फॉलिकल। दूसरा हार्मोन होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक पे काम करता है और टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करवाता है। इसका मतलब मेल में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन का काम LH, और फीमेल्स में यदि हम बात करें तो हमने अभी बात करी, ये ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है, ओव्यूलेट करवाता है। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोजन। याद रखिएगा, सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। सेक्स हार्मोन्स आर ऑलवेज स्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइड होते हैं और स्टेरॉइड का स्टार्टिंग मटेरियल होता है कोलेस्ट्रॉल, यानी ये किससे बनना शुरू होते हैं बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल से बनना शुरू होते हैं। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है एस्ट्रोजन। और सिक्रीट कहाँ से होता है एस्ट्रोजन, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल से ये बनता है। और आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एस्ट्रोजन 3 तरह के होते हैं। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे एक्टिव एस्ट्रेडियोल, एस्ट्रेडियोल। दूसरा एस्टिरोन और तीसरा एस्ट्रियोल। ये वीकेस्ट फॉर्म है, सबसे वीक है, और ये सबसे एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और ये जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के काम आता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वजाइना डेवलपमेंट, यूट्रस डेवलपमेंट, यानी इसे फीमेल हार्मोन भी कहते हैं। इसी तरीके से मेल हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो मस्कुलाइन कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, इसीलिए फीमेल्स में हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के कमज़ोर होने को प्रिवेंट करता है, कम करता है। इसीलिए मीनोपॉज के बाद जब फीमेल्स में एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है तो ऑस्टियोपोरोसिस का चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रोजेस्टेरोन सिर्फ उन्हीं टिश्यूज़ पे या उन्हीं सेल्स पे काम करता है जिस पर पहले
एस्ट्रोजन का प्राइमिंग हो चुकी है। जिस तरीके से घरों में हम पेंट करने से पहले प्राइमर लगाते हैं, यदि प्राइमर ना लगाएं तो पेंट की पकड़ अच्छी नहीं होगी, पेंट का काम अच्छा नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से प्रोजेस्टेरॉन तब तक काम नहीं करता जब तक उन सेल पर पहले एस्ट्रोजन ने काम ना किया हो। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, ये भी सेक्स हार्मोन है, तो याद रखिएगा कि प्रोजेस्टेरॉन सेक्स हार्मोन है तो किससे बनेगा? स्टेरॉयड है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है। और इसको कौन सिक्रीट करता है? कॉर्पस लूटियम एंड प्लेसेंटा। याद रखिए, प्लेसेंटा और कॉर्पस लूटियम से सिक्रीट होता है, लेकिन मेन सोर्स होता है कॉर्पस लूटियम। और ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, इसके काम मेन यूट्रस को काम करता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को ख़त्म करता है ताकि फीटस वहाँ पर 9 महीने आराम से रह सके। दूसरा, ये मेंसेस को, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। यदि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है तो ब्लीडिंग नहीं होगी, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होगा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये एंडोमेट्रियम को रीजनरेट करने में हेल्प करता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है, और सर्वाइकल कैनाल के म्यूकस को थिक करता है ताकि अब स्पर्म की एंट्री और ना हो पाए। और ये एलएच के सिक्रीशन को रोकता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये एलएच के सिक्रीशन को रोकता है, और जब एलएच कम होगा तो ओव्यूलेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इसीलिए जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन रखा जाता है। एक तो प्रोजेस्टेरॉन ब्लीडिंग नहीं होने देता, और दूसरा ओव्यूलेशन नहीं होने देता। इसलिए ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का मेन काम होता है ओव्यूलेशन नहीं होने देता। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्यूबर्टी किसे कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं जब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो कॉइटस में हेल्प करते हैं, जैसे मेल में पैनिस है, एपिडिडमस है, वास डिफरेंस एक्सेट्रा। फीमेल्स में वजाइना है, यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब्स है, ब्रेस्ट है। लेकिन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वो कैरेक्टर जो प्यूबर्टी पे डेवलप करते हैं उन्हें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे मेल्स में दाढ़ी मूछें आना, प्यूबिक हेयर का डेवलप होना, वॉइस थोड़ी थिक हो जाना, मसल्स का डेवलप होना, तो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं। इसी तरीके से फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, फैट का डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेसिफिक तरीके से होता है, वॉइस जो होती है वो श्रिल और पतली हो जाती है, तो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। तो जब ये डेवलप करते हैं तो उस स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। और लेडीज़ में ये, या बच्चियों में ये 11 से 13 साल पर आती है। और लड़कियों में प्यूबर्टल चेंजेस का एक खास सीक्वेंस होता है, याद रख सकते हैं, TPM। सबसे पहले T, फिर P और फिर M, TPM। T का मतलब होता है थैलार्की, थैलार्की का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट लड़कियों में प्यूबर्टी का सबसे पहला साइन है। उसके बाद है प्यूबार्की, प्यूबार्की मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, और लास्ट है मेनार्की। तो याद रखिएगा कि लड़कियों में प्यूबर्टी की शुरुआत होती है थैलार्की से, ये फर्स्ट साइन है, और लास्ट साइन होता है मेनार्की, यानी मेनार्की स्टार्ट होने पर प्यूबर्टल चेंजेस खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। चलिए, इसके बाद हम लेते हैं oogenesis। हम स्पर्मेटोजेनेसिस तो पढ़ चुके हैं। oogenesis, oogenesis का मतलब है एग का बनना। तो याद रखिएगा, एग की डिस्कवरी की थी वॉन बेयर ने। ह्यूमन एग की डिस्कवरी की थी वॉन बेयर ने। तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि स्पर्म की डिस्कवरी किसने की थी? तो स्पर्म की डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, AV ल्यूवेनहॉक ने। एग जो होता है वो शरीर की लार्जेस्ट सेल है, इसे नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। ये लार्जेस्ट सेल है, और लार्जेस्ट एग पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा एग होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का, ऑस्ट्रिच। oogenesis में और स्पर्मेटोजेनेसिस में एक बहुत बड़ा अंतर है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर और लाइफ लॉन्ग मेल्स में होता रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और लाइफ लॉन्ग होता रहता है। लेकिन oogenesis जब फीमेल फीटस माँ के पेट में होता है तो फीटल स्टेज में ही उसकी ओवरी में सारे के सारे एग बन चुके होते हैं। याद रखिएगा, फीमेल्स में जन्म के बाद कोई भी नया एग नहीं बनता,
जितने भी एग हैं वो सारे के सारे फीमेल फीटस में ऑलरेडी बन चुके होते हैं। तो फीटल ओवरी में लगभग 2 मिलियन, लगभग 20 लाख एग होते हैं और ये सबसे प्राइमरी स्टेज में होते हैं जिन्हें कहते हैं ओगोनियम। उसके बाद जब बच्ची जन्म लेती है तो उसमें ओवरी में लगभग 2 मिलियन एग्स रहते हैं। प्यूबर्टी तक आते आते इनकी संख्या 60,000 से 80,000 पर ओवरी रह जाती है। बाकी सारे धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं और ये पूछा जाता है कि जो डीजनरेट होते हैं, जो ख़त्म होते जाते हैं, उन फॉलिकल्स को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एट्रेटिक फॉलिकल, एट्रेटिक फॉलिकल्स। तो जन्म से पहले ही लगभग 2 मिलियन ओगोनियम थे हर ओवरी में। जन्म के समय भी ये 2 मिलियन थे, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते बहुत ज़्यादा नंबर में ये डीजनरेट हो गए जिन्हें हमने एट्रेटिक फॉलिकल कहा, और इनका नंबर रह गया 60,000 से 80,000 पर ओवरी। और पूरी अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है? लगभग 13 साल से 45 साल, मेनार्की से मीनोपॉज तक। एक फीमेल 400 से 500 एग ही शेड करती है अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में। 13 से 45 साल की एज में एक फीमेल लगभग 400 से 500 एग ही अपनी लाइफ में शेड करती है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो शेडिंग होती है ये अल्टरनेट होती है, यानी एक बार राइट से तो अगले महीने लेफ्ट से। चलिए अब oogenesis के हम टाइप्स देख लेते हैं। oogenesis में सबसे पहली जो प्रिमिटिव स्टेज होती है वो होती है oogoneum। और oogoneum डिप्लॉयड स्टेज है, यानी इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n यानी 46 होता है। इसमें सिर्फ ग्रोथ होती है, माइटोसिस होती है, और ये कन्वर्ट होता है किसमें? प्राइमरी ओसाइट। क्योंकि प्राइमरी ओसाइट माइटोसिस से बनता है, तो आपको पता है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होता, तो ये भी डिप्लॉयड होगी, यानी इसमें भी क्रोमोसोम का नंबर 46 ही रहेगा। अब सबसे पहला मियोसिस होता है। आपको पता है कि मियोसिस में 2 पार्ट होते हैं, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। और मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसा होता है, उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर आधा नहीं होता। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है और जो बन के आता है उसको कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट। याद रखिए, उसको कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट, और इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। और इसमें एक छोटी सी सेल बनती है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी, इसे पोलोसाइट भी कहते हैं, पोलोसाइट। ये बहुत जल्दी डीजनरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी अल्टीमेटली क्या रह जाता है? सेकेंडरी ओसाइट। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कई बार, कि इसके आगे का जो मियोसिस है, मियोसिस 2, वो अरेस्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, बल्कि मियोसिस 1 पे ही अरेस्ट हो जाता है, और मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज पर ये रुक जाता है, आगे नहीं होता, ठीक है। आपको पता है कि मियोसिस में जो 4 स्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो जैसे ही मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज 1 होता है, ये प्रोसेस रुक जाता है, आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं होता। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस वक्त ओव्यूलेशन होता है वो कौन सी स्टेज होती है? सेकेंडरी ओसाइट। जिस वक्त ओव्यूलेशन होता है वो स्टेज होती है सेकेंडरी ओसाइट, और उसमें मियोसिस किस स्टेज पर रुका हुआ होता है? प्रोफेज 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मियोसिस कब कंप्लीट होता है? याद रखिए, ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कंप्लीट होता है। जिस वक्त स्पर्म एग के अंदर एंट्री करता है, ठीक उसी वक्त ये रुका हुआ प्रोसेस कंप्लीट होता है, और मियोसिस 2 कंप्लीट होने पर ये कन्वर्ट हो जाता है एग में, जिसे ओवम भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मियोसिस प्रोफेज 1 पे अरेस्टेड रहता है और सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ हो जाती है, और बाकी का बचा हुआ मियोसिस कब कंप्लीट होता है? जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है एग के अंदर, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है बहुत तेज़ी से, और अल्टीमेटली सेकेंडरी जो साइट है वो एग या ओवम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है।
तो ये है। अच्छा, एग का स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये है हमारा एग, ये है एग। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये क्या होगा, एग होगा? नहीं, तब क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट। फिलहाल मैं इसको एग कह रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, तो ये अभी एग नहीं है, ये है सेकेंडरी ओसाइट। और ये है जोना पेलुसिडा, हम पढ़ चुके हैं। जोना पेलुसिडा म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है, इसमें कोई भी सेल नहीं होती, ये ए सेलुलर लेयर है। और उसके चारों तरफ आपको पता है कौन सी सेल्स होती हैं, कोरोना रेडिएटा। तो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर आती है तो कुछ सेल्स उसकी कोरोना रेडिएटा की भी साथ में आ जाती हैं, और इसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। तो ये एग का स्ट्रक्चर आपके सामने है कि सबसे अंदर आपका सेकेंडरी ओसाइड है, इसकी कवरिंग को जोना पेलुसिडा कह रहे हैं, और इसके बाहर जो सेल्स हैं उन्हें कोरोना रेडिएटा। इस स्पेस को, जो कि एग और जोना पेलुसिडा के बीच में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है पेरीविटलाइन स्पेस, पेरीविटलाइन स्पेस। तो इसको हम कहते हैं पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, अब काफ़ी आज हमने पढ़ा, तो अभी तक हमने जो पढ़ा हम उसको एक बहुत जल्दी से रिवाइज करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं दोबारा से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हम पिछले वीडियो में ही शुरू कर चुके थे। तो आज हम ले रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में पाया जाता है, और प्राइमेट्स होते हैं ह्यूमन, एप्स, चिंपैंजी, ठीक है, हाँ, और मंकी। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग कहलाती है मेनार्की, जो कि लगभग 11 से 13 साल पे स्टार्ट होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेजेशन या ख़त्म होना कहलाता है मेनोपॉज, जो कि 45 से 50 साल पर होता है। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस यूट्रस में होते हैं, इसलिए इसे यूट्राइन साइकिल भी कहते हैं। यूट्राइन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेज होते हैं। सबसे पहले ब्लीडिंग फेज, जो कि 1 से 4 दिन तक होता है, प्रोलिफरेटिव फेज 5 से 13 दिन, ओव्यूलेशन 14वें दिन, और सिक्रीटरी फेज 14 से 28 दिन तक। नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 28 दिन, और उसका पहला दिन कब काउंट करते हैं, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन काउंट करते हैं। ये डायग्राम आपको बता रहा है कि 1 से 4 दिन तक ब्लीडिंग फेज, 4 से 14 दिन तक प्रोलिफरेटिव फेज, और 14वें दिन से 28वें दिन तक सिक्रीटरी फेज। हार्मोन लेवल की बात करें तो ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग फेज में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच सभी का लेवल कम रहता है। और एंडोमेट्रियम, क्योंकि इस वक्त ब्लीडिंग के साथ शेड हो रही है, तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस लगातार घटती जाती है, और जिस दिन ब्लीडिंग खत्म होती है उस दिन एंडोमेट्रियम सबसे पतली होती है, थिनेस्ट होती है। इसके बाद एंडोमेट्रियम बढ़ना शुरू होती है, एफएसएच और एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। 14वें दिन एलएच का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है, जिसमें मियोसिस प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट होता है, बाकी का मियोसिस फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कंप्लीट होता है। और ओवम को रिलीज करते ही ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट होती है और सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए इसे सिक्रीटरी फेज कहते हैं। और सिक्रीटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। एंडोमेट्रियम इज थिनेस्ट एट द जस्ट आफ्टर ब्लीडिंग। बिफोर ओव्यूलेशन इसकी थिकनेस होती है एंडोमेट्रियम की 5 से 6 मिलीमीटर। ओव्यूलेशन एलएच सर्ज की वजह से होता है। ओव्यूलेशन यदि नहीं होता तो ऐसे साइकिल को अनओव्यूलेटरी साइकिल कहते हैं। लाइफ ऑफ ओवम होता है 2 से 3 दिन आउटसाइड द ग्राफियन फॉलिकल, और लाइफ ऑफ स्पर्म होती है 2 दिन। इसीलिए सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड के कंसेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हमें पता है कि अनसेफ पीरियड या मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है 10 से 17 तारीख तक, यानी 10वें दिन से 17वें दिन, यानी टोटल 7 दिन जो होते हैं वो मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं, अनसेफ पीरियड होते हैं। इफ़ वी आर गोइंग फॉर कॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, then certainly we will have to use the protection. If we don't want to increase our family, if we don't want the children, then we must use the protection during these days. And before this and after this period,
there is no need to use any kind of protection. ब्लीडिंग अकर्स ड्यू टू डिक्रीज प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जैसे ही घटेगा ब्लीडिंग होगी. मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो कभी भी क्लॉट नहीं होता है. ठीक है. बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ता है सेक्रेटरी फेज में वो प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से बढ़ता है. पीक लेवल ऑफ एलएच को एलएच सर्ज कहते हैं और ये 9 घंटे पहले होता है ओवुलेशन से. एलएच सर्ज की वजह से ही ओवुलेशन होता है और एलएच सर्ज का कारण होता है एस्ट्रोजन के लेवल का बढ़ना. कुछ फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं जिन्हें हम प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंड्रोम कहते हैं. ये 20 से 30% फीमेल्स में होते हैं और इसके फीचर्स होते हैं एक्ने, टेंडर ब्रेस्ट, ब्लॉटिंग, इरिटेबिलिटी एंड मूड चेंजेस. मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है जिसे अनसेफ पीरियड कहते हैं 10 से 17 दिन. यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा तो उसे एमेनोरिया कहते हैं. यदि पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो डिसमेनोरिया. नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है 30 से 40 ml पर डे जो कि क्लॉट नहीं होता. 10 ml से कम है तो इसे हाइपोमेनोरिया, 50 ml से ज़्यादा है तो पॉलीमेनोरिया और इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेट्रोरेजिया कहते हैं. और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमेनोरिया इज़ प्रेगनेंसी. याद रखिएगा, इट इज़ प्रेगनेंसी. ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, मिनी पिल्स और कंबाइंड पिल्स. मिनी पिल हो या कंबाइंड पिल दोनों में प्रोजेस्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन यदि हम सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसे हम मिनी पिल या प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल कहते हैं और यदि हम प्रोजेस्ट्रॉन के साथ एस्ट्रोजन मिला के दे रहे हैं तो उसे हम कंबाइंड पिल्स कहते हैं. याद रखिएगा कि सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन जो आजकल यूज़ किया जाता है वो है लेवेनोजेस्ट्रॉल और मोस्ट एक्टिव एस्ट्रोजन की फॉर्म्स में डालते हैं वो होता है एस्ट्रेडियोल. सरकारी आपने नाम सुना होगा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का, माला डी और माला एन. सरकारी सप्लाई में, गवर्नमेंट सप्लाई में जो आती है वो होती है माला एन. इसमें ये दोनों होते हैं लेवेनोजेस्ट्रॉल प्लस एस्ट्रेडियोल. उसके बाद हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल लेवल्स ऑफ एलएच एंड एस्ट्रोजन आर हाईएस्ट अराउंड 14th डे. भाई एलएच का लेवल तो किस दिन ज़्यादा होगा? जिस दिन ओव्यूलेशन कराना होगा यानी 14वें दिन. हार्मोन्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर प्रोड्यूस्ड बाय, आपको अभी हमने डिस्कस किया, एफएसएच और एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी से और बाकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ओवरी से. एलएच इंड्यूसेस रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल और करेक्ट हार्मोन सीक्वेंस अभी हमने बात की थी. सबसे पहले एफएसएच, उसके बाद एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्ट्रॉन. और टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो बनता है वो होता है कॉर्पस लुटियम. ये आपके सामने है, आपने पढ़ा है. और मेंस्ट्रुअल साइकिल को यदि आप डिले करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू टेक प्रोजेस्ट्रॉन, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जब तक बॉडी में हाई रहेगा मेंसेस या ब्लीडिंग नहीं होगी. और विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन कॉजेज मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग. ये आपके हार्मोन्स का लेवल दिखा रहा है कि ब्लीडिंग के टाइम में तो सारे के सारे हार्मोन्स लेवल कम होता है, लेकिन धीरे धीरे एलएच का लेवल बढ़ता है और 9 घंटे पहले ये पीक पे पहुंचता है ओवुलेशन से, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं. इसकी वजह से ओवुलेशन होता है, फिर इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है. सिमिलरली एफएसएच का भी यही हाल है, जैसे जैसे एलएच बढ़ता है वैसे ही एफएसएच का इंक्रीज़ है. उसके बाद यहाँ से यहाँ तक प्रोलिफरेटिव फेज़ में एस्ट्रोजन बढ़ता है, फिर घट जाता है और प्रोजेस्ट्रॉन को कॉर्पस लुटियम बनाता है जो कि ओवुलेशन के बाद बनता है. तो कॉर्पस लुटियम क्योंकि इस फेज़ में है सिक्रेटरी फेज़ में, इसलिए प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेटरी फेज़ में ज़्यादा है. उसके बाद ओवेरियन साइकिल, ये भी 28 दिन का होता है, लेकिन ये वो चेंजेस हैं जो ओवरी में हो रहे होते हैं, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती. 3 फेज़ होते हैं, फॉलिकुलर फेज़, ओवुलेशन एंड लूटियल फेज़. फॉलिकुलर फेज़ एफएसएच के अंडर में होगा, ओवुलेशन एलएच के, और लूटियल फेज़ क्योंकि कॉर्पस लुटियम बना है वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्ट्रॉन, इसलिए इसमें प्रोजेस्ट्रॉन ज़्यादा होगा. हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. एफएसएच का फुल नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेल्स में एफएसएच स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल्स में ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर करता है. एलएच का नेम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. मेल्स में ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करवाता है, जबकि फीमेल्स में ओवुलेशन करवाता है, कॉर्पस लुटियम को बनाने में मदद करता है और प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करने में मदद करता है. उसके बाद एस्ट्रोजन, ये 3 टाइप का होता है, एस्ट्रेडियोल, एस्टेरॉन और एस्ट्रियोल. ये वीकेस्ट है जबकि एस्ट्रेडियोल मोस्ट एक्टिव फॉर्म है. एस्ट्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन होता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है. मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ ओवरी इसे बनाती हैं और ये फीमेल कैरेक्टर के लिए ज़िम्मेदार होता है, इसलिए इसे फीमेल हार्मोन कहते हैं.
ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, इसलिए फीमेल्स में हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। एस्ट्रोजन प्रिवेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस, यही कारण है कि मीनोपॉज के बाद जब फीमेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो उनकी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन एक्ट्स ओनली एंड ओनली ऑन द टिश्यूज विच आर प्राइम्ड बाय एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन इसे कॉर्पस लूटियम और प्लेसेंटा सिक्रीट करती है, लेकिन कॉर्पस लूटियम मेन है। हेल्प्स फीटस टू स्टे इन द यूट्रस। इट इज़ अ स्टेरॉयड हार्मोन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कोलेस्ट्रॉल। इट डेवलप्स द एंडोमेट्रियम एंड prepare the endometrium for implantation. It prevents the uterine contraction so that fetus can easily remain in the uterus without any abortion. It makes the cervical mucus thick so that no further sperm can enter inside the cervix, और it prevents the secretion of LH, इसलिए ओव्यूलेशन को भी प्रिवेंट करता है। प्यूबर्टल चेंजेस में एक सीक्वेंस होता है लड़कियों में, TPM, थैलार्की, प्यूबार्की एंड मेनार्की। लड़कों में ऐसा कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता। oogenesis, डिस्कवरी ऑफ एग वॉन बेयर, डिस्कवरी ऑफ स्पर्म एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक। एग शरीर की सबसे बड़ी सेल है। सबसे बड़ा एग ऑस्ट्रिच का होता है। फीटल ओवरी में जन्म से पहले ही सारे एग बन चुके होते हैं, जिनकी संख्या होती है लगभग 2 मिलियन पर ओवरी। उसके बाद जन्म के बाद कोई भी एग नहीं बनता। नो ओगेनियम इज फॉर्म्ड आफ्टर द बर्थ के समय 2 मिलियन एग, प्यूबर्टी पर 60 से 80 हज़ार एग रह जाते हैं, और टोटल पूरी लाइफ में जो फीमेल एग शेड करती हैं उसका नंबर होता है 400 से 500, और शेडिंग अल्टरनेट होती है। ओगोनियम से माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से प्राइमरी ओसाइट, उसमें मियोसिस हुआ, सेकेंडरी ओसाइट, और उसमें मियोसिस हुआ तो ओवम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस स्टेज पर मियोसिस रुक जाता है प्रोफेज 1 पर, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे जो रिलीज होती है वो होती है सेकेंडरी ओसाइट, जिसमें मियोसिस फर्स्ट अरेस्टेड होता है कौन से स्टेज पर, प्रोफेज 1 में, और बाकी का बचा हुआ मियोसिस 2 और बाकी की स्टेजेस जो होती हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट होती हैं। ठीक है, और ये एग है जिसमें ये है आपका एग ओवम, इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा, उनके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा, और एग और जोना पेलुसिडा के बीच को कहते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स कि आज के लिए काफ़ी है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा बचा है फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि हमेशा कभी भी बायोलॉजी पढ़ें, फिज़िक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, समझ के पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि समझी हुई चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं, आपको लंबे समय तक याद रहती हैं, उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरा पूरा का पूरा ध्यान रहता है या जोर रहता है कि मैं आपके कंसेप्ट डेवलप करा सकूं, आपको रटना ना पड़े। तो फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, मुझे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, और मैं जल्दी ही फिज़िक्स की सीरीज़ भी साइमल्टेनियसली शुरू करूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।